नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आज जो फोकस है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, ट्रंप पर है। क्योंकि ट्रंप ने कहा कि वो बेटे की शादी में गए तो मारे जाएंगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को आखिर किसका खौफ है? वहीं अमेरिका ईरान में परमाणु और होर्मुज़ पर जो बात है वो बिगड़ गई है। ट्रंप और मुश्तबा का हट खाड़ी में महायुद्ध का आगाज करवा सकता है। इसके अलावा आपको दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल तक बकरी ईद से पहले का सियासी बवाल दिखाएंगे। पशुवध को लेकर नियम कानूनों का हवाला दिया जा रहा है। यूपी में बिजली कटौती वाली फाइल भी खुलेगी, जिससे जनता के साथ साथ कई बीजेपी विधायक भी परेशान हैं। तंग आकर ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। मायावती, अखिलेश यादव, योगी सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। बात कॉकरोच जनता पार्टी की भी करेंगे, जिसके इंस्टाग्राम पर अब 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से भी कहीं ज्यादा। आज फिक्र में यह फाइल भी खुलेगी और भारत के वायु अस्त्र 1 के बारे में भी बड़ा अपडेट है। इसका सफल परीक्षण हुआ है। मतलब अब 100 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में छिपे दुश्मन का भी बचना असंभव होगा। लेकिन पहले ट्रंप का डर डिकोड करते हैं। ध्यान से देखिएगा ये खबर। ट्रंप को यह कौन सा डर है जो वो अपने ही बेटे की शादी में जाएं या नहीं, इस पर सोच विचार कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसी मजबूरी है। अमेरिका का कमांडर इन चीफ अपने ही बेटे की शादी में जाने से बचना चाह रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का प्रमुख यह बात सार्वजनिक तौर पर कह रहा है। ट्रंप ने जो कुछ कहा वो पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी में जाना चाहता हूं, लेकिन ये मेरे लिए सही समय नहीं है। मुझे ईरान और दूसरे जरूरी मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अगर शादी में शामिल होता हूं तो भी मारा जाऊंगा, अगर नहीं गया तो भी मरूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस वीकेंड बहामास में बेटीना एंडरसन से शादी करने जा रहे हैं। बेटीना एंडरसन एक अमेरिकी सोशलाइट और मॉडल हैं। वो ट्रंप जूनियर की मंगेतर हैं। लेकिन ट्रंप ये चिंता व्हाइट हाउस में बैठकर जता रहे हैं। वो बेटे की शादी पर बात करते हुए ईरान का जिक्र भी कर रहे हैं। तो क्या उन्हें ईरान से जान का खतरा है? लेकिन ट्रंप ये सारी बातें थोड़ा मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। कह रहे थे कि वो शादी में पहुंचे, ऐसी बेटे की इच्छा है। लेकिन ईरान संकट के बीच ये फैसला ले पाना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। अब जानकार इसके 2 मतलब निकाल रहे हैं। पहला तो यह कि ट्रंप शायद यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने शादी का फंक्शन अटेंड किया तो मीडिया की आलोचना सहनी पड़ेगी। मीडिया कहेगा कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें देश की सोचनी चाहिए। अगर शादी में नहीं गए तो बेटे बहू की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि ट्रंप शायद जान के खतरे के चलते बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं। यह अंदेशा इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप पर अब तक 2 बार जानलेवा हमले का प्रयास हो चुका है। पहली बार 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान 20 साल के एक युवक थॉमस कुक्स ने उन पर गोली चलाई थी। गोली उनके दाएं कान को छू कर निकली थी। उस घटना में हमलावर को मार गिराया गया था। दूसरी बार हमला 15 सितंबर 2024 को हुआ था। तब वो फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे थे और रयान राउथ नाम के व्यक्ति ने गोल्फ कोर्स के पास ही छिपकर उन पर हमले की कोशिश की थी। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन इसके बाद वैश्विक हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिका खाड़ी में ईरान से उलझ गया। बीते 2 वर्ष से ईरान के साथ 2 बार जंग भी हो चुकी है। हालात अब भी खराब हैं। खमनेई की हत्या के बाद दोनों देशों में दुश्मनी चरम पर है। इस बीच ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद में सैन्य और सुरक्षा बल द्वारा जवाबी कार्रवाई नाम से एक खौफनाक कानून का ड्राफ्ट लाया जा सकता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की सुपारी का जिक्र है। दोनों के सिर पर 500 करोड़ के भारी भरकम इनाम की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका खुफिया विभाग की इस वर्ष की रिपोर्ट है कि ईरान ने ट्रंप और उनके प्रशासन के पूर्व अधिकारियों की हत्या की साजिश रची थी, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने उनके खिलाफ चल रही आक्रामक कार्रवाइयों का बदला बताया। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप बेटे की शादी में जाने से बच रहे हैं? क्या उन्हें ईरान की ओर से हमले का डर है, या फिर ट्रंप को इस बात का इंडिकेशन है, या वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो इतने बिजी होंगे कि ईरान पर हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से कि वो बेटे की शादी में ना जा पाए? ये भी अमेरिकन मीडिया में चर्चा का विषय है। खैर, इस बीच अमेरिका ईरान से समझौता करने के लिए परेशान। ईरान की शर्तें हर बार कड़ी होती जा रही हैं। ट्रंप इन शर्तों को मानने को तैयार नहीं है और वो
ईरान को हमले की धमकी दे रहे हैं। एक दिन पहले भी यही हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर न ले जाने की जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, एनरिच्ड यूरेनियम की हर हाल में रक्षा करेंगे, उसे किसी भी देश को नहीं सौंपेंगे। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। अमेरिका की 5 शर्तों में यह पहली शर्त थी, लेकिन मुज्तबा के इस बयान के बाद ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी। कहा ईरान को संवर्धित यूरेनियम नहीं रखने देंगे, उसे नष्ट कर देंगे। अमेरिका ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करके रहेगा। शांति समझौते में न्यूक्लियर फ्यूल रखने की इजाजत नहीं होगी। ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि चाहे जो हो जाए, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने पश्चिम एशिया और यूरोप को भी न्यूक्लियर वार्निंग दी है। कहा कि परमाणु युद्ध हुआ तो इसकी आंच यूरोप तक भी फैल सकती है। लेकिन अमेरिका ईरान होर्मुज पर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उल्टे ईरान अब जिस प्लान पर आगे बढ़ रहा है उससे अमेरिका भड़का हुआ है और युद्ध की चिंगारी भड़कना तय है, क्योंकि खबरें हैं कि ईरान ओमान के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट से टोल वसूली के लिए एक व्यवस्था बनाए जाने को लेकर बातचीत कर रहा है। एक तरह से यह माना जा रहा है कि ईरान होर्मुज पर स्थायी टोल लगाने की तैयारी में है, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तेहरान को वार्निंग दी है। कहा है कि यह फैसला कतई मंजूर नहीं होगा। ईरान ने ऐसा किया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरानी सूत्रों से रॉयटर्स का बड़ा दावा है कि इन्हीं वजहों से ईरान अमेरिका में समझौते पर बात नहीं बन पा रही है। न्यूक्लियर और होर्मुज दोनों मुद्दों पर सहमति का संकट है, और जब तक ये दोनों मुद्दे नहीं सुलझ जाते तब तक युद्ध दोबारा छिड़ने का अंदेशा बरकरार रहेगा। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर पर टकराव के साथ साथ रूस की ओर से भी अब परमाणु वाला तनाव बढ़ गया है। न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ग्लोबल फिक्र उस खबर की जो समंदर की गहराइयों से बाहर आई है। रूस की ओर से परमाणु शक्ति बढ़ाने वाले कई संकेत बैक टू बैक मिले हैं। रूस ने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। तस्वीरें आपके सामने। पहली बार रूसी सेना को असली परमाणु हथियार दिए गए हैं। असली हथियार देने का मतलब यही है कि जरूरत पड़ने पर रूस न्यूक्लियर वेपन चला भी सकता है। इसके अलावा रूस बेलारूस की न्यूक्लियर फोर्स ने ज्वाइंट ड्रिल की है। 64,000 सैनिकों के साथ अभ्यास किया गया है। इस एक्सरसाइज के जरिए फ्रांस नेटो के न्यूक्लियर डेटरेंस ड्रिल का सीधा जवाब दिया गया है। और जानकार इसे अमेरिका यूरोपीय देशों पर पुतिन के दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। पुतिन ने कहा कि दुनिया में बढ़ते तनाव के चलते रूसी न्यूक्लियर फोर्स तैयार है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी वो खबर है जो आर्कटिक महासागर से आई है। ध्यान से देखिए, खबर यह है, पश्चिम मीडिया की खबरों के मुताबिक रूस आर्कटिक महासागर के नीचे परमाणु सुरंग बना रहा है। आर्कटिक के नीचे स्पेशल कंटेनरों में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर रहा है। समंदर के सैकड़ों मीटर नीचे इन मिसाइलों को ट्रैक करना नामुमकिन है। ये मिसाइलें सालों तक पानी में रहेंगी और रिमोट कमांड से फायर होंगी। मॉस्को से बटन दबाते ही समंदर की गहराई से परमाणु मिसाइलें निकलेंगी। जर्मन मीडिया टैगेशाउ की रिपोर्ट में रूस के सीक्रेट प्लान का दावा किया गया है। नेटो खुफिया एजेंसियों की सैटेलाइट और अंडर वाटर ट्रैकिंग में से यह जानकारी मिली है। इस सब के बीच में ग्लोबल के बाद देश की फिक्र और बात उस शब्द की जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली तक कानूनी आदेश है, सियासी टकराव है। यह शब्द है अवैध पशु तस्करी। गौ तस्करी भी आप कह सकते हैं। आज से 5 दिन बाद बकरीद, इसीलिए इन आदेशों की चर्चा हर तरफ हो रही है। आज 2 राज्यों से खबर आई है, दिल्ली में अवैध पशु वध पर मुकदमा होगा। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां गौ तस्करी पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और निगरानी के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कल पश्चिम बंगाल से अपडेट आया था, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने पशु वध संबंधी शुभेंदु सरकार की गाइडलाइन पर रोक से इनकार कर दिया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बकरीद से पहले सख्त निर्देश जारी किए। सरकार की ओर से कहा गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध कटाई या कुर्बानी को अपराध माना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में पशुओं के अवैध वध पर मुकदमा दर्ज होगा। गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी को गैर कानूनी माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों में भी कुर्बानी प्रतिबंधित है। आदेश के अनुसार वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की इजाजत है। पशु कल्याण संबंधी कानूनों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अवैध पशु परिवहन
अवैध कुर्बानी, पशु क्रूरता के मामलों में आपराधिक कार्रवाई होगी। इसको लेकर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद के मद्देनजर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने पशु कल्याण संबंधी कानून के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और पशुओं की खरीद बिक्री को गैर कानूनी बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मतलब यह कि सार्वजनिक जगहों पर पशुवध पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था, साफ सफाई और पशु संरक्षण कानूनों का पालन अनिवार्य होगा। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। हर स्टेट ने ऐसे कानून पास कर रखे हैं। हर स्टेट में इस तरह के स्थान बनाए हुए हैं जो डेडिकेटेड स्थान हैं जहां कुर्बानी दी जा सकती है। अब इसको आप नए सिरे से पैकेजिंग करके पूरा कम्युनल बनाना, पूरा पोलराइज करना, एक समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा करना, ये कहां तक उचित है, ये समझ में नहीं आता। इसमें नेताओं को आके नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म के खिलाफ जब आप कुछ बोलते हैं तो दूसरे धर्म को तकलीफ होती है। हम भी एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदू हैं। कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है तो तकलीफ होती है। वैसे कोई इस्लाम को मानता है तो इस्लाम के खिलाफ बोलने से इस्लाम को मानने वालों को तकलीफ होती है। ये देश महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस सरकार गौ तस्करी पर सख्त फैसला ले रही है। महाराष्ट्र में गृह विभाग की ओर से नया आदेश, सरकारी आदेश जारी किया गया है। गैर कानूनी बूचड़खानों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब मकोका के तहत सख्त कार्रवाई होगी। गौ तस्करी करने वाले गिरोह पर भी कार्रवाई होगी। इसको लेकर सभी महानगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध बूचड़खानों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है, कहीं भी गैर कानूनी बूचड़खाने संचालित न हो। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन विभाग को भी इसकी निगरानी के निर्देश दिए हैं। पुलिस, पशु संवर्धन और परिवहन विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्ति होंगी। नोडल अधिकारियों के संपर्क नंबर सार्वजनिक करना होगा। महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त जांच चौकियां स्थापित की जाएंगी। पुलिस, परिवहन विभाग, पशु संवर्धन विभाग नियमित जांच अभियान चलाएंगे। यह भी कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन या गैर कानूनी बूचड़खानों की शिकायत की जा सकती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। दरअसल अवैध पशु वध पर सियासी टकराव की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी, जिसके बाद देश भर में इस पर राजनीतिक चिंगारियां भड़क उठी। मुसलमान कोशिश करेंगे कानून मानकर कुछ करें, लेकिन ये हम बता नहीं सकते कि लोग गाय नहीं काटेंगे, जबानी करेंगे। ये टेंशन पुलिस वालों ने बढ़ाया है, थाना में बुलाकर डरा रहे हैं। इस्लाम जहाँ से आई वहाँ तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गौ हत्या होता था। जो संख्यागुरु समाज है उनकी भावनाओं को देखते हुए और कानून को मानते हुए अपना त्योहार को मनाना चाहिए। इसमें सबकी भलाई है, खुद मिलजुल करके खुशी से मनाए उत्सव। There has been a huge cry on the part of the cattle traders who are basically from Hindu community. Therefore, any action taken by a constitutional government merely on religious consideration has to fail, and that has failed today in West Bengal. देश में जो भी रहने वाले हैं, देश के कानून को मानना होगा, कोर्ट का मानना होगा। रही सवाल कुर्बानी जायज है, कुर्बानी आप करते हैं। देखिए, कुर्बानी सड़क पर नहीं होनी चाहिए, नमाज सड़क पर नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ जिसका स्थान है वो वहाँ काम करे, कोई दिक्कत नहीं।
हम हिंदुस्तान के कानून को, संविधान को फॉलो करना है और उसके जो है तहत ही काम करना है। क्योंकि जो भी जानवर हमारे देश में प्रतिबंधित हैं, जिनके ऊपर रोक लगी हुई है, बिल्कुल उनको ज़बह नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। फिक्र में अब मध्य प्रदेश की धार भोजशाला की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां दावे के अनुसार 721 वर्षों के बाद पहली बार शुक्रवार को पूजा अर्चना की गई। घंटियों की गूंज सुनाई दी, शंख बजे, मंत्रोच्चार हुआ और हिंदू संगठनों ने पूरे विधि विधान के साथ मां वाग्देवी की आराधना की। सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला में मौजूद मंदिर पहुंचे। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मां सरस्वती के स्वरूप मां वाग्देवी की पूजा की। इस मौके पर जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंदू संगठनों के लिए यह पहला शुक्रवार इसलिए खास था क्योंकि अब तक इस दिन यहां सिर्फ नमाज होती थी, जबकि हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार को पूजा करने का अधिकार था। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में नमाज पर रोक लगाते हुए हिंदू संगठनों को पूजा का हक दिया था। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने भी जबरदस्त बंदोबस्त किए थे, जिससे किसी भी स्थिति में माहौल न खराब हो। श्रद्धालुओं का दावा है 721 वर्ष बाद पहली बार शुक्रवार को परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई और निर्विरोध पूजा करने का मौका मिला है। इसीलिए यह पल पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत खास है। पहली बार हिंदू समाज भोजशाला के अंदर शुक्रवार का दिन पूजन के लिए पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि एसआई के जो नियम जो 2003 में यहाँ पर लागू हुए थे, उन सभी बोर्डों पे भी कलर कर दिया गया है। और जो एक बैनर लगता था कि आज हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, पहली बार हिंदू समाज भोजशाला के अंदर है और भोजशाला में अन्य समाजों का प्रवेश निषेध हुआ है। तो निश्चित ही आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बढ़िया लग रहा है सर। पहली बार दर्शन पूजन करते हुए शुक्रवार को नहीं, हमेशा पहली बार आए हम लोग। कैसा उत्साह है लोगों में माँ के वाग्देवी के दर्शन करके? कैसा लग रहा है? बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और उत्साह का है तो उत्साह को तो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। सनातन की जीत है, ये सत्य की जीत है। सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता ही है, परेशान होता है लेकिन जीतता है। आज बड़ी हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बड़े उत्सव की बात है। भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर कहलाता है और वहाँ पर अब उसकी डमी प्रतिमा विराजित हो चुकी है, क्योंकि ओरिजिनल प्रतिमा अभी लंदन के संग्रहालय में है और निकट भविष्य में प्रतिमा यहाँ आकर विराजित होगी। हिंदू समाज ने हवन पूजन और पूरे विधि विधान से माँ की प्रतिमा विजय की है। बहुत अच्छा लगा और इसी दिन का हमको बहुत समय से इंतजार था। हमेशा हर मंगलवार को आते थे। आज आके बहुत अच्छा लगा, अब हमेशा आएंगे। विगत परिस्थितियों के बाद ऐसा अवसर आया है कि आज हमको दर्शन का लाभ मिला है। आज शुक्रवार के दिन बहुत प्रसन्नता हुई है। इस बीच एक बड़ा अपडेट यह भी है कि भोजशाला बनाम कमाल मौलाना मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उसने अपनी याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में हाईकोर्ट के 15 मई के उस आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें धार भोजशाला को मंदिर मानते हुए नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो राज्य सरकार से मस्जिद निर्माण के लिए अलग से जमीन का आवेदन कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। वैसे हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल कर दी है, जिसमें अपील की गई है कि हिंदू पक्ष को सुने बिना कोर्ट किसी भी तरह का एक तरफा आदेश पारित ना करे। देखिए, वर्ष 2018 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी, बत्ती गुल मीटर चालू। उसमें एक डायलॉग था, ये सरकारी बिजली है, आती कम है और नचाती ज्यादा है। 47 डिग्री की जलाने वाली गर्मी में उत्तर प्रदेश का यही हाल है, जहां बत्ती गुल है और अंधेरा फुल है। फिक्र में आज हमने उत्तर प्रदेश में हो रहे इस पावर कट पर एक पावर पैक्ड फाइल बनाई है, जिसमें आपको यह बताएंगे कि कैसे दिन में सूरज और रात में बिजली विभाग आम लोगों को गर्मी से जला रहा है। स्थिति यह हो गई है कि रात के अंधेरे में लोग सड़क पर निकल रहे हैं, बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और तो और विधायकों को बिजली मंत्री को चिट्ठी लिखकर बिजली कटौती वाला दर्द बताना पड़ा। मामला यह है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली कटौती का गर्मी से सीधा लिंक है। एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 93
93% परिवारों ने माना है कि रोजाना बिजली कटौती हो रही है और वो परेशान है। 37% लोगों का कहना है कि हर दिन 2 घंटे से 8 घंटे तक बिजली में कटौती हो रही है। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बुधवार शाम यूपी में बिजली की अधिकतम मांग 30,458 मेगावाट थी, जिसे पूरा करने का सरकार ने दावा किया था। वर्ष 2025 के मई महीने में बिजली की अधिकतम मांग 28,858 मेगावाट थी, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले मांग बढ़ गई है। सरकार दावा कर रही है कि सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन सवाल सच का है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। यूपी के कई जिलों में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी लखनऊ में कल देर रात प्रदर्शन हुए। अलग अलग जिलों में हुई बिजली कटौती के खिलाफ लोगों के गुस्से की तस्वीरें सामने आई। रात भर बिजली काट दी जा रही है। मुश्किल से रात में तो केवल 1-2 घंटे ही बिजली मिल रही है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, रात को घर आते हैं, ये होगा कि आराम करेंगे तो सोने ही नहीं मिलता है। लाइट कट जाती है, बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, पूरा गांव नगर परेशान है। 2 महीने से लगातार बिजली अघोषित बिजली कटौती रात में की जा रही है। सरकार हमारी बात अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक, ये मुख्यमंत्री तक पहुँचे तो उनसे ये मांग है कि इस पे जो है आप एक रिव्यू कीजिए और देखिए कि आपके अधिकारी किस तरीके से जनता को ये प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बिजली नहीं आ रही है और इतनी गर्मी पड़ रही है, परेशान है आदमी, त्रस्त है। और बताया गया है प्रशासन को, जल विद्युत विभाग और शासन प्रशासन एक हफ्ते के अंदर रोस्टर के हिसाब से बिजली की सप्लाई नहीं करता है। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को भी बहुत बड़ा व्यापक प्रदर्शन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मस्करपुर फीडर में 10 दिन से 24 घंटे में मात्र 1 घंटे बिजली मिल रही है। ऐसी दशा कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। हमने अभी एक्शन को फोन मिलाया, काट दिया, चीफ को फोन मिलाया, काट दिया, एसडीओ ने उठाया नहीं, यही रिसीव नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में हमको मजबूर होना पड़ा कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता, वार्ता नहीं होती, तब तक समाप्त नहीं करेंगे। गर्मी है, बिजली नहीं है और निकट भविष्य में चुनावी मौसम है। ऐसे में राजनीतिक लू भी बह रही है जो सरकार को तपा रही है। एसपी अध्यक्ष और बीएसपी सुप्रीमो दोनों ने बिजली संकट पर सरकार की आलोचना की है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपी में भीषण गर्मी में बिजली की कम आपूर्ति और कटौती से लोग परेशान हैं और सरकार इसे ठीक करे। अखिलेश यादव ने बिजली कटौती पर कटाक्ष किया, कहा बिजली के नए प्लांट लगाना तो इनके बस में था नहीं, ना ही इनकी तंग सोच में। बीजेपी के कुराज में उत्तर प्रदेश में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं। बिजली संकट पर बीजेपी के अपने ही विधायक सरकार से सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को पत्र लिखकर बिजली प्रबंधन में सुधार की मांग की है। राजेश्वर सिंह के अलावा बीजेपी विधायक नीरज बोरा और एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा भी बिजली कटौती के खिलाफ चिट्ठी लिख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली बनाने का बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। जितना स्ट्रेंथन समाजवादी सरकार में हुआ उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली आज उपलब्ध होने के बाद भी नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है। क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। हम लोगों ने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि प्रदेश के मंत्री, बिजली मंत्री जनता को बिजली उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गए हैं। तो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार उसको एक्सीएम को फोन लगा रहे हैं, जेई को फोन लगा रहे हैं, लगातार जो है एसडीओ को फोन लगा रहे हैं, बिजली कर्मियों को फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। 5 दिन से सड़कों पर, गांव के अंदर, शहरों के अंदर लाइट नहीं है और पानी नहीं मिल पा रहा है। शहर में रहने लायक नहीं है, लाइन नहीं है, पानी नहीं, लोग मर रहे हैं। लोग क्या करेंगे? सरकार बैठ के सो रहे, जिला प्रशासन सो रहे हैं।
बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं, जाहिर है सड़क पर उतरेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन हापुड़ के पुलिस अधिकारी इस बात से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कह दिया, सड़क से हट जाइए, नहीं तो गर्मी भी झेलेंगे और मुकदमा भी। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। इस बीच केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है और बताया है कि देश में पिछले 4 दिनों में बिजली की मांग कैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, लेकिन पावर कट नहीं हो रहा है। भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के अनुसार यह मांग कुछ इस तरह से 18 मई 257.37 गीगावाट, 19 मई 260.45 गीगावाट, 20 मई 265.44 गीगावाट, 21 मई 270.82 गीगावाट। आमतौर पर दिन के समय बिजली की सबसे अधिक मांग दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच रहती है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर सरकार की तारीफ की है। बीजेपी का कहना है कि भारत की बिजली मांग 260.45 गीगावाट और 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगावाट है। इसके बावजूद भारत में बिजली कट नहीं है। हालांकि विरोध के वीडियो दूसरी कहानी बता रहे हैं। अब कोर्ट से जुड़े 2 अहम अपडेट आपको बताते हैं। पहला अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आया है, जहां आज पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। अदालत ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अच्छी नौकरियों में हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। जब माता पिता आरक्षण का लाभ उठाकर एक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों न मिलना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस व्यवस्था से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें भी ध्यान देना होगा और गंभीर विचार विमर्श करना होगा। EWS और क्रीमी लेयर के बीच भी कुछ अंतर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EWS के लिए केवल आर्थिक पिछड़ापन आधार है, जबकि क्रीमी लेयर का मामला सामाजिक पिछड़ापन को भी ध्यान में रखता है। इसीलिए क्रीमी लेयर में मानदंड EWS की तुलना में कहीं अधिक उदार होने चाहिए। अगर दोनों को बराबर मान लिया जाए तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील शशांक रत्नू ने अदालत में दलील दी कि लोगों को केवल उनके वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि उनके स्टेटस के कारण क्रीमी लेयर में डालकर आरक्षण से बाहर किया जा रहा है। दलील सुनने के बाद जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपडेट बता देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर और हथियार लाइसेंस के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है और इससे कानून का राज कमजोर होता है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आखिर आपराधिक मुकदमों वाले लोगों को हथियार लाइसेंस कैसे मिल जाते हैं। अदालत ने राज्य के सभी 75 जिलों में आर्म्स एक्ट और उससे जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने की बात कही और यह भी कहा कि हथियार लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और ट्रांसफर की प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इस दौरान हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 10,08,953 हथियार लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जबकि 23,407 आवेदन अभी भी लंबित हैं। हथियार लाइसेंस की 1,738 अपीलें कमिश्नरों के पास लंबित हैं, जबकि 6,062 ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिन पर 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कई प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों के मामले पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनके हथियार लाइसेंस की समीक्षा क्यों नहीं की गई। अदालत ने आपराधिक छवि वाले बाहुबलियों को हथियार लाइसेंस देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। इनमें जो बाहुबली शामिल हैं, उनके नाम हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह मेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सल्लू सिंह, सनी सिंह, छुन्नू सिंह और डॉक्टर उदय भान सिंह।
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी ने तथ्य छिपाए तो उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 26 मई को होगी, जहां राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अपना जवाब देगा। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली दंगा मामले के अभियुक्त और यूएपीए केस में बंद उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई है, ताकि वो अस्पताल में भर्ती अपनी मां की सर्जरी के दौरान उनके साथ रह सकें। आपको बता दें कि निचली अदालत ने उनकी जमानत वाली इस याचिका को खारिज कर दिया था। उमर खालिद ने अपनी मां की सर्जरी और उसके बाद देखभाल के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। निचली अदालत ने कहा था कि उनकी मां की देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं, इसीलिए उनकी मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। इसके बाद उमर ने हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उमर खालिद यूएपीए मामले में पिछले करीब 5.5 साल से जेल में बंद है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामलों में जमानत के सिद्धांतों पर सुनवाई के दौरान बेल नियम है और जेल अपवाद वाली संवैधानिक अवधारणा को दोहराया था और उमर खालिद की जमानत से जुड़े कुछ पूर्व आदेशों पर भी गंभीर टिप्पणियां की थी और आज उनकी मां की सर्जरी के लिए मानवीय आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब यह देखना होगा कि उनके मुख्य आपराधिक मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कोई असर पड़ता है या नहीं। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी युवा सोच की जिसने पिछले सिर्फ कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे प्रतीक की एंट्री हुई है जिससे करोड़ों भारतीय जुड़ चुके हैं। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी की स्थापना के सिर्फ 6 दिन हुए हैं और इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 21 मिलियन को पार कर गई है। यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। सोचने वाली बात यह है कि जो कॉकरोच आमतौर पर गंदगी में रहते हैं, घरों में लोग जिसे किसी स्प्रे की मदद से कुचल कर मार देते हैं, उसके नाम से सोशल मीडिया पर खड़ी की गई पार्टी आखिर इतनी लोकप्रिय हो गई कैसे? कुछ बातें इस पार्टी के बारे में जान लीजिए। पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इसकी टैगलाइन है युवाओं द्वारा युवाओं के लिए एक राजनीतिक फ्रंट। इसकी स्थापना 6 दिन पहले 16 मई को हुई। इसके संस्थापक का नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इस पार्टी का मुख्य प्रतीक कॉकरोच या तिलचट्टा है। पार्टी का नारा है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। इस पार्टी के बनने की वजह है बेरोजगार युवाओं पर कॉकरोच कटाक्ष। इसकी ट्रिगर घटना है भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी। इसके ट्विटर अकाउंट का नाम है कॉकरोच इज बैक, क्योंकि पिछला अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। इसके ट्विटर अकाउंट के बायो में लिखते हैं कॉकरोच मरते नहीं। वैसे आपको यह जरूर बता दें कि यह पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। अभी एक डिजिटल सटार मूवमेंट है, यानी एक ऑनलाइन कटाक्ष है, एक ऐसा मीम जो अचानक से वायरल हो गया। इस ऑनलाइन पार्टी के बनने की भी एक कहानी है। 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी वायरल हो गई। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि ऐसे युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है वो कॉकरोच की तरह मीडिया, सोशल मीडिया और एक्टिविज्म में जा रहे हैं और हर किसी पर हमला कर रहे हैं। फिर सीजीआई ने अपने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके अगले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनते ही लोग इसे फॉलो करते चले। अब इस पार्टी का सदस्य बनने को की जो योग्यता मांगी गई है वो भी देख लेते हैं। बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहना, पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता। इस पार्टी की स्थापना करने वाले अभिजीत दीप के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभिजीत 2020 से 2022 तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रहे। बाद में वो पार्टी से अलग होकर अमेरिका में पढ़ाई करने चले गए। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता है। कोई ये भी नहीं जानता कि भविष्य में यह पार्टी चुनाव आयोग में खुद को रजिस्टर कराएगी या फिर चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करेगी। लेकिन जिस तेजी से युवा इस पार्टी से जुड़ रहे हैं वो सबको हैरान कर रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इसे लेकर सावधान मुद्रा में है। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। बहुत पॉपुलर लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। मुझे तो लग रहा है कि इस देश के युवा को शायद कांग्रेस पार्टी जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है उस पर विश्वास उड़ गया, इसलिए अगर उनको लगता है कि कॉकरोच बेहतर है कांग्रेस से तो अच्छा ही। 18 मिलियन फॉलोअर्स 5 दिन में,
बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है 8 मिलियन फॉलोअर्स है, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है 13 मिलियन फॉलोअर, और 5 दिन में वो जो अमेरिका में बैठा हुआ नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसने एक सोच रखी नौजवानों के सामने, नौजवान खड़े हो गए। कांस्पिरेसी के कुल्हड़ में काकरोची हुल्लड़ है, उसके पीछे जो है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए डिस्ट्रॉय और डिफेम करने की कोशिश है। मैंने सुना है कि उनका ट्विटर बैन कर दिया गया है। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल ही रहा है। वैसे इसके अनोखे नाम की वजह से भी लोग इस पार्टी के बारे में ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जिसके कारण गूगल ट्रेंड्स में कॉकरोच शब्द भी काफी लोकप्रिय हो गया है। लोग इस जीव के बारे में भी सर्च कर रहे हैं। यहां कॉकरोच की इतनी बात हो रही है कि उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जान लेना जरूरी है। कॉकरोच सिर कटने के बाद भी हफ्तों जिंदा रह सकता है। यह मुंह से नहीं बल्कि शरीर में मौजूद छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। एक कॉकरोच 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। बिना खाना खाए 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ही जिंदा रह पाते हैं। दुनिया में कॉकरोच की 4000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। इनमें से केवल 30 प्रजाति ही इंसानों के घरों में घुसती हैं। कॉकरोच का उल्लेख भारतीय परंपरा और संस्कृत ज्ञान में भी मिलता है। संस्कृत में कॉकरोच को तेलपह कहा गया है। इसका अर्थ है तेल की ओर आकर्षित होने वाला जीव। वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉकरोच पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से एक है। माना जाता है कि इनके पूर्वज डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आने के बाद बड़े पैमाने पर इस जीव के बारे में भी इंटरनेट सर्च की जा रही है। अब आपका परिचय भारतीय सेना के वायु अस्त्र से करवाते हैं, वो हथियार जो दुश्मन की सिर पर मौत बनकर मंडराएगा और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए वो नष्ट हो जाएगा। भारत का ये वायु अस्त्र एक कामिकाजी ड्रोन है। ध्यान से देखिए जरा, इसकी 2 बार 3 बार 4 बार ड्रिल हो चुकी है, एक तरफ ये और एक तरफ पहाड़ों में। 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है। IR कैमरे से लैस ये ड्रोन दिन और रात किसी भी वक्त, ये देखिए पहाड़ों में विजुअल जो आ रहा है, दिन और रात किसी भी वक्त ऑपरेशन करने में सक्षम है। हाल ही में इस ड्रोन का राजस्थान के पोखरण और उत्तराखंड के जोशीमठ में सफल परीक्षण किया गया है। पोखरण के तपते रेगिस्तान में जब वायु अस्त्र 1 को लॉन्च किया गया तो 10 किलोग्राम वॉरेट के साथ इसने उड़ान भरी और करीब 100 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को पहले ही प्रयास में पूरी तरह नष्ट कर दिया। मौजूदा वॉरफेयर को देखते हुए भारतीय सेना के लिए ड्रोन गेम चेंजर साबित होने वाला है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर ऊंचे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ये ड्रोन दुश्मनों के बंकरों, गाड़ियों और सैनिकों पर छिपकर हमला कर सकता है। रात के अंधेरे में भी काम करने की इसकी क्षमता भारत की सैन्य ताकत को बॉर्डर पर कई गुना बढ़ाती है और इसको एयर डिफेंस से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, जहां ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, जहां मौसम हर मिनट मौत बनकर सामने खड़ा रहता है, जहां इंसानी हौसलों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, ऐसे माउंट एवरेस्ट पर भारत की बेटियों ने तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। अब भारतीय महिलाएं किसी भी ऊंचाई से डरने वाली नहीं है। ITBP की पहली ऑल विमेन इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि सिर्फ ITBP के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन गई है। ITBP के साथ ही BSF की महिला सदस्यों ने भी ये कीर्तिमान कर दिखाया। माता की जय! भारत माता की ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत माता और ITBP की जय जयकार है। ITBP की महिला जवानों ने साहस, धैर्य और शानदार टीम वर्क का परिचय दिया और आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहरा दिया। इस मिशन का मकसद सिर्फ एवरेस्ट फतेह करना नहीं था, बल्कि महिला जवानों ने क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर अभियान के तहत वहां सफाई का संदेश भी दिया, यानी देश का नाम रोशन करने के साथ साथ प्रकृति को बचाने का संदेश भी। 14 सदस्यीय दल में 11 महिलाएं और 3 सपोर्ट स्टाफ थे। टीम ने नेपाल के रास्ते साउथ कोल रूट से चढ़ाई की। 21 मई को 12:52 पर शिखर पर कदम रखा। ITBP की महिलाएं डेथ जोन को बड़ी आसानी से पार कर गई। ITBP की इन वीरांगनाओं ने इस खतरनाक जोन में हाड़ कपा देने वाली ठंड, बर्फीले तूफान और बर्फ की खड़ी दीवारों जैसी जानलेवा चुनौतियों का सामना करते हुए अद्भुत मिसाल पेश की।
इस कामयाबी के साथ ही आईटीबीपी के नाम पर्वतारोहण के क्षेत्र में कई बड़े रिकॉर्ड जुड़ गए। आईटीबीपी अब तक 232 सफल पर्वतारोहण अभियान कर चुका है। अब तक 5 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा चुकी है। 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली 6 चोटियों पर फतह की जा चुकी है। माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट लोहत्से, माउंट धौलागिरी और माउंट मनासलू पर फतह हासिल हुई है। दूसरी तरफ बीएसएफ की महिला जवानों ने भी इतिहास रचा। बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन टीम ने भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। यह अभियान बीएसएफ के डायमंड जुबली समारोह का हिस्सा था। बीएसएफ की टीम में लद्दाख की कांस्टेबल कौसर फातिमा, पश्चिम बंगाल की कांस्टेबल मुनमुन घोष, उत्तराखंड की कांस्टेबल रेबेका सिंह और करगिल की कांस्टेबल सेरिंग चोरोल शामिल थी। टीम ने सुबह 8 बजे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर नया इतिहास बना दिया। बीएसएफ की इस कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। यानी चाहे आईटीबीपी की टीम हो या फिर बीएसएफ की टीम, आज भारत की इन बेटियों ने साबित कर दिया कि हौसले मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई बड़ी नहीं होती। आईटीबीपी और बीएसएफ की इन महिला जवानों ने सिर्फ एवरेस्ट नहीं जीता, बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है। और अब खबर महाराष्ट्र से। यहां 2 जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो थोड़ा परेशान करने वाली हैं। एक तस्वीर बुल्ढाना की है और दूसरी तस्वीर लातूर की है। पहली तस्वीर बुल्ढाना की है। यहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोणार तालुका के पास पेट्रोल पंप खुलते ही लोगों की भारी भीड़ डब्बे और बाल्टियां लेकर पेट्रोल भरने के लिए दौड़ पड़ी। दरअसल पेट्रोल पंप पर डीजल का स्टॉक खत्म हो गया था और लोगों को सूचना मिली थी कि जल्दी पेट्रोल और डीजल का टैंकर पहुंचने वाला है। स्थिति ये हो गई कि टैंकर के पंप पर पहुंचने के बाद पंप मालिक ने सुरक्षा के तौर पर करीब 50 फीट तक बैरिकेड लगाकर भीड़ को दूर रखा। जब तक टैंकर खाली नहीं हुआ, लोगों को पंप से दूर ही रोका गया, जिसके कारण लंबी लाइन लग गई। बुल्ढाना के अलावा वाशिम और लातूर में भी घबराहट में की गई भारी खरीदारी के कारण पेट्रोल की किल्लत हुई। इस अचानक आई कमी के कारण कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। हालांकि कल ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। लातूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा किल्लत पेट्रोल डीजल की हो रही है और हर तरफ जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे जाके अगर रुके तो वहाँ पे आपको भीड़ दिखेगी। जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है कुछ लाइन दिखाते हैं, क्या होता है लाइन तो होने वाली है। एक पंप पर माल खत्म हो गया तो दूसरे पंप पर कस्टमर जाएगा तो लाइन बनेगा ही बनेगा, और वैसे कुछ प्रॉब्लम है ही नाही। तो मिल रहा है प्रोडक्ट बहुत सारा आहे। पेट्रोल आणि डिझेलच्या कंपॅरिझन मध्ये पेट्रोलचा स्टॉक हा सगळ्या IOCL, BPCL, HPCL सगळ्या सेल्स मध्ये आणि रिटेल्स मध्ये सगळीकडे व्यवस्थितपणे उपलब्ध आहे। सप्लाय मध्ये कुठेही कमतरता नाहीये। मागच्या वर्षीच्या कंपॅरिझन मध्ये मोठ्या प्रमाणावरती सेल करून देखील आपली स्टॉक पोझिशन चांगली आहे। माझी सर्वांना विनंती असेल की आपण अशी कुठलीही पॅनिक बाईंग करू नये। स्टॉक हा पर्याप्त मात्रेमध्ये उपलब्ध आहे। पेट्रोल डीजल की जो आपूर्ति है जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में वो आपूर्ति महाराष्ट्र को उपलब्ध हो रही है। केवल अफवाहों के कारण जो पैनिक तैयार होता है उससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और अचानक अफवाहों पर विश्वास रख के लोग जब लाइन लगाकर आवश्यकता से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरना चालू करते हैं और पेट्रोल डीजल को अपने आप पर स्टॉक करना चालू करते हैं, ऐसे समय फिर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है